नमस्कार। कभी सोचा है कि तवे पर रखी रोटी क्यों फूलती है, दूध से दही कैसे बनता है, या लोहे की नई बेंच पर कुछ महीनों में ही भूरे रंग के धब्बे क्यों आ जाते हैं? ये सब हमारे चारों ओर हो रहे एक अदृश्य नृत्य का हिस्सा हैं। ये हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जो चुपचाप हमारी दुनिया को पका रही हैं, बना रही हैं और मतलब बदल रही हैं। आज हमारे हाथ 10वीं कक्षा की विज्ञान की किताब का एक अध्याय लगा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, बल्कि इसके पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब पदार्थ बदलते हैं तो असली में क्या होता है, वैज्ञानिक इन बदलावों को एक सटीक भाषा में कैसे लिखते हैं, और इन अभिक्रियाओं के कौन कौन से मुख्य परिवार हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने दो चीजों को मिलाया। आपको कैसे पता चलेगा कि वहां सिर्फ एक मिश्रण बना है या फिर कुछ नया ही बन गया है? मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है। अक्सर हमें कुछ साफ संकेत मिलते हैं जिन्हें हम देख या महसूस कर सकते हैं। स्रोत में 4 मुख्य संकेतों का जिक्र है। कभी कभी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, जैसे मोमबत्ती का जलना, जहां ठोस मोम पिघलकर गैस में बदल जाता है और जलता है। दूसरा संकेत है रंग में बदलाव आना। रंग में बदलाव, जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका रंग भूरा हो जाता है। बिल्कुल। तीसरा संकेत है किसी गैस का निकलना, आपको बुलबुले उठते हुए दिख सकते हैं। और चौथा, जो अक्सर बहुत नाटकीय होता है, वो है तापमान में बदलाव। हो सकता है जिस बर्तन में अभिक्रिया हो रही है वो अचानक बहुत गर्म हो जाए या फिर बर्फ की तरह ठंडा महसूस होने लगे। इन स्रोतों में मैग्नीशियम रिबन को जलाने का एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। कहते हैं कि जब इसे जलाया जाता है तो ये चौंधियाने वाली सफेद लौ के साथ जलता है और एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। यहाँ तो मतलब लगभग सारे संकेत मिल रहे हैं। अवस्था बदल गई, रंग बदल गया और जाहिर है तापमान तो बदला ही होगा। सही कहा। एक और क्लासिक प्रयोग है जिसमें जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। हमें तुरंत जिंक के दानों के आसपास हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हुए दिखते हैं, और अगर आप परख नली को छुएंगे तो वो गर्म महसूस होगी। ये तापमान में बदलाव का एक और साफ सबूत है। ये संकेत हमें बताते हैं कि पुराने रासायनिक बंध टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने संकेतों से अभिक्रिया को पहचान लिया, पर अगर मुझे किसी को इसके बारे में बताना हो तो क्या मैं हर बार एक लंबा वाक्य लिखूंगा, जैसे जब जिंक के दानों को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली? ये तो बहुत लंबा और थकाऊ तरीका लगता है। इसीलिए रसायन विज्ञान की अपनी एक भाषा है, और वो है समीकरणों की भाषा। शुरू में हम इसे सरल रखने के लिए शब्द समीकरण लिख सकते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तीर के बाईं ओर जो पदार्थ हिस्सा लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, और दाईं ओर जो नए पदार्थ बनते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। ये तो काफी बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है वैज्ञानिकों को हर चीज को और सटीक बनाना पसंद है। क्या इसे और छोटा और जानकारीपूर्ण बनाने का कोई तरीका है? शायद तत्वों के अपने प्रतीकों का इस्तेमाल करके? बिल्कुल, और आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगला कदम रासायनिक सूत्रों का उपयोग करना है। जैसे मैग्नीशियम वाले उदाहरण के लिए हम लिखेंगे Mg + O2 MgO। ये छोटा तो है, पर यहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। क्या आपको इसमें कोई गड़बड़ दिख रही है? हाँ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो तीर के बाईं ओर मतलब अभिकारकों में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2, लेकिन दाईं ओर उत्पाद में सिर्फ एक है, MgO में। एक ऑक्सीजन का परमाणु कहाँ गया? एकदम सही पकड़ा। और यही विज्ञान का एक सबसे बुनियादी नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सामने आता है। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। सरल शब्दों में, आप परमाणुओं को गायब नहीं कर सकते या कहीं बाहर से ला नहीं सकते। अभिक्रिया से पहले और बाद में हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो फिर हम इस Mg + O2 = MgO वाले समीकरण को ठीक कैसे करेंगे? हम O2 को O तो नहीं लिख सकते और MgO को MgO2 भी नहीं बना सकते, क्योंकि उससे तो यौगिक ही बदल जाएगा। बहुत बढ़िया पॉइंट। हम यौगिक का सूत्र नहीं बदल सकते, हम सिर्फ ये बदल सकते हैं कि कितने अणु अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए हम अणुओं के आगे गुणांक लगाते हैं। स्रोत में इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहा गया है।
चलिए इसे करके देखते हैं। हमारे पास है Mg+O2 = MgO। दाईं ओर एक ऑक्सीजन है, बाईं ओर 2। तो पहले दाईं ओर ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हम MgO के आगे 2 लगा देते हैं। अब समीकरण है Mg+O2 = 2MgO। अच्छा, तो अब ऑक्सीजन तो दोनों तरफ 2-2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम गड़बड़ आ गया। दाईं ओर 2 Mg हो गए और बाईं ओर सिर्फ 1 है। बिल्कुल। तो अब बस आखिरी कदम, बाईं ओर Mg के आगे भी 2 लगा दीजिए। हमारा अंतिम संतुलित समीकरण हुआ 2Mg+O2 2MgO। अब गिनिए, बाईं ओर 2 मैग्नीशियम, दाईं ओर भी 2 मैग्नीशियम, बाईं ओर 2 ऑक्सीजन, दाईं ओर भी 2 ऑक्सीजन। सब कुछ संतुलित है। ये समीकरण अब सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या बना, बल्कि ये भी बता रहा है कि कितनी मात्रा में बना। ये एक पूरी रेसिपी की तरह है। समझ गया। तो ये सिर्फ वाक्य को छोटा करना नहीं है, ये अभिक्रिया की पूरी कहानी को गणितीय रूप से सटीक बनाना है। और स्रोत में ये भी लिखा है कि हम इसे और ज्यादा जानकारीपूर्ण बना सकते हैं, जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्था बताना, ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ। अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है, जैसे कितना तापमान या दबाव चाहिए या किसी उत्प्रेरक की जरूरत है, उसे भी हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण का समीकरण एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लिखा जाता है, क्योंकि उनके बिना ये अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब हम अभिक्रिया को पहचान सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। पर क्या सभी अभिक्रियाएं एक ही तरह से होती हैं? मुझे लगता है कि इनके भी अलग अलग प्रकार होते होंगे। स्रोत में सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया का जिक्र है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, संयोजन मतलब जुड़ना। जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक अकेला उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाया जाता है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। अच्छा, तो जिन अभिक्रियाओं में गर्मी निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं। पर यह गर्मी आती कहां से है? ये समझने वाली बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नए बंध बन रहे हैं, इस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, वे पुराने बंधों से ज्यादा स्थिर और मजबूत होते हैं। इस प्रक्रिया में जो अतिरिक्त ऊर्जा बच जाती है, वही हमें गर्मी के रूप में महसूस होती है। अरे वाह! और इसी बुझे हुए चूने का इस्तेमाल दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है। ये बड़ा दिलचस्प है। जब इसे दीवारों पर लगाया जाता है तो ये हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली चमकदार परत बनाता है। और इसका एक ऐसा पहलू है जो मुझे बहुत आकर्षक लगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र है। मतलब 2-3 दिन बाद दीवार पर संगमरमर जैसी एक पतली परत बन जाती है, जिससे चमक आती है। बिल्कुल। अब संयोजन की ठीक विपरीत है वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। लेकिन कोई चीज अपने आप नहीं टूटती, उसे तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। ये ऊर्जा 3 रूपों में दी जा सकती है: ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश। तो इसके भी 3 प्रकार हुए हैं। हाँ, कह सकते हैं। जब ऊष्मा से वियोजन होता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे हरे रंग के फेरिस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर वह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों में टूट जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी यौगिक को तोड़ा जाता है तो वो वैद्युत वियोजन कहलाता है, जैसे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग करना। और जब प्रकाश की ऊर्जा से कोई चीज टूटती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। और इसका एक ऐसा इस्तेमाल है जिसके बारे में आज की डिजिटल दुनिया में लोग शायद भूल गए हैं। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, वो पूरी तरह से इसी प्रकाशीय वियोजन पर निर्भर थी। सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी पड़ते ही टूटकर स्लेटी रंग के सिल्वर में बदल जाता था, जिससे फोटोग्राफिक फिल्म पर इमेज बनती थी। ये सोचना ही कमाल है। सच में। इसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व एक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटा देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मजबूत खिलाड़ी
कमजोर खिलाड़ी को उसके जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। तो रसायन विज्ञान में ये ताकत क्या होती है? कौन तय करता है कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? बहुत अच्छा सवाल है। ये ताकत असल में तत्व की अभिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी होती है। कुछ तत्व दूसरों की तुलना में ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर आयन बना सकते हैं और मतलब रासायनिक बंध बनाने के लिए ज्यादा आतुर होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर एक पूरी अभिक्रियाशीलता श्रेणी बना रखी है जो तय करती है कि कौन किसको विस्थापित करेगा। जैसे लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। बिल्कुल। नतीजा ये होगा कि विलयन का नीला रंग धीरे धीरे फीका पड़कर हल्का हरा हो जाएगा, क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट नहीं आयन सल्फेट बन गया है। और बेचारा कॉपर विलयन से बाहर निकलकर लोहे की कील पर एक भूरी परत के रूप में जम जाएगा। और आखिरी प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये विस्थापन से कैसे अलग है? इसमें कोई एक मजबूत कमजोर को हटाता नहीं है, बल्कि दो अलग अलग यौगिकों के आयनों के बीच अदला बदली होती है। एक तरह से वे पार्टनर बदल लेते हैं। पर वे ऐसा करते क्यों हैं? इस अदला बदली की कोई वजह तो होगी। इसकी एक खास वजह है। जैसे जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो बेरियम और सल्फेट आयन एक दूसरे को इतनी मजबूती से आकर्षित करते हैं कि वे मिलकर एक ऐसा ठोस बना लेते हैं जो पानी में घुलता ही नहीं। ये सफेद अघुलनशील पदार्थ, जिसे अवक्षेप कहते हैं, विलयन में नीचे बैठ जाता है। इसी अघुलनशील और स्थिर पदार्थ का बनना इस पूरी अदला बदली की मुख्य वजह है। द्विविस्थापन तक तो ठीक है, ये सब लाभ में होने वाली चीजें लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन अभिक्रियाओं का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई गहरा नाता है, खासकर जब चीजें खराब होती हैं, चाहे वो लोहा हो या हमारा खाना। यहाँ शायद ऑक्सीकरण की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सरल भाषा में, अगर किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जुड़ती है या उससे हाइड्रोजन निकलती है तो हम कहते हैं कि वो पदार्थ ऑक्सीकृत हो गया है। और इसका ठीक उल्टा, अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है या उसमें हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसे अपचयन कहते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं लगभग हमेशा साथ साथ होती हैं, इसलिए इन्हें रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसके दो बहुत बड़े और अक्सर परेशान करने वाले प्रभाव हम हर रोज देखते हैं। पहला है संक्षारण या करोजन। और हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। यह सिर्फ लोहे तक सीमित नहीं है। चांदी की चीजों का कुछ समय बाद काला पड़ना या तांबे और पीतल के बर्तनों पर हरी परत चढ़ जाना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। यह एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो धातुओं को कमजोर करके नष्ट कर देती है। मुझे याद है मेरे दादाजी अपने लोहे के औजारों पर हमेशा तेल की एक पतली परत लगाकर रखते थे। मैं तब समझ नहीं पाता था, पर अब लगता है कि वो अनजाने में ही सही पर संक्षार रोधी उपाय कर रहे थे। वे बिल्कुल सही कर रहे थे। तेल की परत लोहे का संपर्क हवा की नमी और ऑक्सीजन से तोड़ देती है। यही सिद्धांत पेंट करने या ग्रीस लगाने के पीछे भी है। एक और उन्नत तरीका है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। जिंक लोहे से ज्यादा भी क्रियाशील है, इसलिए वो खुद ऑक्सीकृत होकर लोहे को बचा लेता है। और दूसरा असर हमारे खाने पर पड़ता है, जैसे हम आम भाषा में बासी हो जाना या तेल की महक आना कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। हाँ, जब तेल या वसा वाली खाने की चीजें हवा के संपर्क में आती हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसी वजह से कुछ समय बाद उनका स्वाद और गंध खराब हो जाती है और उनमें एक अजीब सी बासी महक आने लगती है। तो आप कह रही हैं कि चिप्स के पैकेट में जो हवा होती है वो उन्हें खराब होने से बचाने के लिए होती है। मुझे तो हमेशा लगता था कि कंपनियां सिर्फ हवा भरकर पैकेट बड़ा दिखाने के लिए ऐसा करती हैं और हमें ठगती हैं। यह एक बहुत आम धारणा है, पर वो हवा असल में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है। चिप्स बनाने वाली कंपनियां पैकेट सील करने से पहले उसमें से लगभग सारी ऑक्सीजन निकालकर उसकी जगह नाइट्रोजन भर देती हैं। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, वो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। इस तरह
ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और वे लंबे समय तक ताजे और कुरकुरे बने रहते हैं। अच्छा, तो पैकेट को फुलाए रखना उसे टूटने से भी बचाता है, पर उसका मुख्य रासायनिक कारण ऑक्सीकरण को रोकना ही है। बिल्कुल। तो आज हमने विज्ञान की किताब के एक अध्याय से शुरू करके ये समझा कि कैसे हमारे आसपास के साधारण बदलाव, जैसे चूने में पानी डालना या खाने का बासी होना, असल में जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। हमने इन अभिक्रियाओं को समीकरणों की सटीक भाषा में लिखना सीखा, उन्हें संतुलित करने का महत्व समझा और संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन जैसी उनकी मुख्य किस्मों को जाना। और आखिर में देखा कि कैसे ऑक्सीकरण की एक ही प्रक्रिया एक तरफ मजबूत लोहे को नष्ट करके जंग बनाती है और दूसरी तरफ हमारे पसंदीदा चिप्स को बासी कर देती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। स्रोत में बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के बीच के पुराने बंध टूटते हैं और नए बनते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर अभिक्रियाएं सिर्फ परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था हैं, तो ये क्या तय करता है कि कौन सी व्यवस्था ज्यादा स्थायी होगी और कौन सी नहीं? ऐसा क्या है जो एक तत्व जैसे लोहे को तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील या ताकतवर बनाता है, जिससे वह उसे उसके विलयन से विस्थापित कर पाता है? ये हमें रासायनिक अभिक्रियाशीलता के गहरे सिद्धांतों और थर्मोडायनामिक्स की ओर ले जाता है, जो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि प्रकृति स्थिरता की ओर क्यों और कैसे बढ़ती है। ये आगे खोज करने के लिए एक बेहतरीन विषय है।